Hello friends, this is Aswi. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. दोस्तों, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा 2019 दिसंबर पेपर 2। फ्रेंड्स, सीटेट का जो 2019 जो दिसंबर में आया था पेपर 2, मुझे आज उसके सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ विकसित हो सके और आपको नेक्स्ट आगामी जो सीटेट एग्ज़ाम है जो कि 31 जनवरी को होने जा रहा है 2021 में, उसमें आपको मदद मिल सके। इससे पहले हम जो पेपर फर्स्ट है उसे कर चुके हैं, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये सेट की यदि हम बात करें तो ई सेट है पेपर 2 का। पेपर 2 मतलब जो 6 to 8 के लिए होता है वो। पेपर फर्स्ट की बात करें तो वो प्राइमरी यानी कि 1st to 5th के लिए होता है। फ्रेंड्स, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो CDP रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए। तुम्हें अपना लंच आज मेरे साथ साझा करना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, यानी कि कल मैंने अपना लंच तुम्हारे साथ साझा किया था। ठीक है, तो ये एक बात हुई। इसमें यदि हम बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर आधारित है, यह दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने नैतिक विकास की एक थ्योरी दी है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि नूर नाम की एक बच्ची है, ठीक है, वो अपनी फ्रेंड तान्या से कहती है कि तुम्हें अपना जो लंच बॉक्स है वो मेरे साथ आज साझा करना चाहिए, अपना खाना मुझे भी खिलाना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो इस वाक्य से संबंधित कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग की यदि हम बात करें नैतिक विकास से संबंधित, तो इन्होंने 3 चरणों की बात की है। वो 3 लेवल्स की बात करते हैं। किसी बच्चे का जो नैतिक विकास है 3 तो चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाएं, 2-2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, यानी एक में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, तो टोटल 6 अवस्थाओं की ये बात करते हैं। क्लियर? तो 3 चरणों की बात करते हैं और 6 अवस्थाओं की बात करते हैं। कुल मिला के किसी बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, वो बच्चे की 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस में होता है। ठीक है, उसमें इन्होंने एज भी डिफाइन की है। तो ये रही एक बात। अब यहाँ पे पूछा गया कि इस तरह की लंच साझा करने की जो बात कही है नूर ने, वो लॉरेंस कोहलबर्ग के किस तो चरण में आता है और कौन सी अवस्था में आता है। तो पहले हमें फिल करनी अवस्था और दूसरे में हमें फिल करना उसका लेवल। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, या फिर आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यानी कि जब भी हम इस बात की बात करते हैं तो ये आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आदान प्रदान की बात हो रही है। टिथ फॉर टैथ इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सचेंज की बात हो रही होती है, क्योंकि कल मैंने कोई भी चीज़ आपके लिए दी थी इसलिए मेरा हक बनता है। ये इस तरह की नैतिकता यहाँ पे होती है। पूर्व परंपरागत अवस्था की बात हम करें, यानी कि परंपरागत अवस्था की यदि हम बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें एक्सचेंज की बात होती है कि बच्चे के साथ जिस तरह का हम व्यवहार वर्ताव रखते हैं उसी तरह का वर्ताव हमें वो एक्सचेंज यानी कि हमारे साथ वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे परंपरागत अवस्था रहेगी। यदि परंपरागत अवस्था की हम बात करें तो पहले पूर्व परंपरागत हो गई। ठीक है, तो परंपरागत अवस्था की बात करें 8 से 12 या 13 वर्ष की अवस्था में परंपरागत नैतिक विकास बच्चे में होता है। तो यहाँ पे 4th बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा,
समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, चाहे हम पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर 2 की बात करें। पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आपने जाकर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर भी था, यानी कि जो जन सामान्य, जो सोसाइटी में एक अवधारणा, एक रूढ़िवादिता व्याप्त है या बनी हुई है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़की और लड़के में उसके सेक्स, जेंडर के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उसके बाद साथ भेदभाव करने की जो एक रूढ़िवादिता है, एक परंपरा है, जो प्रारूपिक विशेषताओं में जन सामान्य की एक अवधारणा बनी हुई, एक इस तरह का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़की है तो ये सब्जेक्ट पढ़ेगी, या लड़की है तो इस तरह के कपड़े पहनेगी, लड़की है तो इस तरह के काम ही कर सकती है। ठीक है, लड़कों की बात करें तो लड़के वज़न उठा सकते हैं, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़के जींस पहन सकते हैं। तो इस तरह की जो स्टेरियोटाइप है समाज के अंदर व्याप्त है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे सबसे पहले हम बात करेंगे, उसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप। ये जेंडर स्टेरियोटाइप रहेगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। फिर फ्रेंड्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर विभेदीकरण एंड जेंडर रूढ़िवादिता, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, हर बार आने ही आने हैं, ये तो बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो होता है, मान लीजिए क्लास में या फिर सोसाइटी में किसी लड़की और किसी लड़के के बीच यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए उसके सेक्स, उसके जेंडर के आधार पर, क्लियर, तो वो रहेगा यहाँ पे जेंडर विभेदीकरण, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर बायस। क्लियर, वो रहता है जेंडर बायस। जब दोनों में तुलनात्मक कंपैरिजन किया जाए, विभेदीकरण किया जाए उसके सेक्स के आधार पर, ठीक है, मेल और फीमेल में उसके सेक्स के आधार पर जब उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए दोनों के बीच, तो वो होता है फ्रेंड्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर बायस। लेकिन इस तरह की जो रूढ़िवादिता है, इस तरह की जो अवधारणा है जो समाज के अंदर व्याप्त है सैकड़ों सालों से, ठीक है, वो अभी भी नहीं जा रही है, इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद, तो उसे कहते हैं हम जेंडर स्टेरियोटाइप, इस तरह की जो अवधारणा है। ठीक है, लेकिन जो कंपैरिजन किया जाए लड़की और लड़के के बीच, मेल फीमेल के बीच, तो उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, यानी कि हाल ही में पाठ्यचर्या में इस तरह की कहानी शामिल की गई है जिसमें जो पिता है, यानी कि मेल की यहाँ पे बात हो रही है, वो घर के कार्यों में लगा रहता है। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क की यदि हम बात करें, लेकिन जो माता है वो बाहर के साहसी काम करती हैं। बिल्कुल उलट कर दे जिस तरह से हमारी सोसाइटी में होता है कि जो फीमेल हैं, जो माताएं हैं या बहनें हैं, वो घर का काम करती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो बाहर का काम करते हैं, नौकरी आदि हो गई, खेती आदि हो गई। ठीक है, ये मेहनत का काम होता है। लेकिन यहाँ पे उलट कहानियों को भी शामिल किया गया है। ये किस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, किस चीज़ को दर्शाने के लिए ऐसा किया गया है? तो फ्रेंड्स, दोबारा से जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर बायस को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन, हर बार 2 क्वेश्चन इस तरह के आते ही आते हैं। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा उसे किस तरह से आज की डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है इस तरह की रूढ़िवादिता को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिता हैं घर के कार्यों में संलग्न दिखाए गए हैं, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। इससे जेंडर पक्षपात सशक्त बनेगा, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त किया जाएगा, या फिर यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा, या फिर यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कहानियों से बच्चों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो अवधारणाएँ बनेंगी, जो सोसाइटी में व्याप्त रूढ़िवादिता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप की, तो उसको बहुत हद तक इट्स एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऐसी कहानियों के आधार पर, ऐसी कहानियों से हम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
जो सैकड़ों सालों से इस तरह की परंपरा चल रही है, लड़की और लड़का, मेल और फीमेल में जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करना है, यदि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे रोल मॉडल प्रस्तुत करने होंगे कि नहीं, आदमी सिर्फ साहसिक कार्य नहीं, वो घर के कार्य भी कर सकता है। यानी कि मेल और फीमेल सिर्फ हाउस होल्ड यानी कि घर के कार्य नहीं, किचन में खाना ही नहीं बना सकती, वो कुछ भी कर सकती है। वो प्लेन उड़ा सकती है, वो ट्रेन चला सकती है, और वो युद्ध भी लड़ सकती है, आर्मी में शामिल हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? दोबारा से वाइगोत्स्की का जब भी नाम आए तो इनकी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी याद आनी चाहिए। वहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, यानी कि ZPD, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का संभावित क्षेत्र, और ये बात करते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक, इसके फोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा। बेसिकली पाड़ क्या होता है? जब किसी बच्चे को टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए संकेत दिया जाए या फिर सहयोग दिया जाए, उसकी हेल्प कर दी जाए। दोबारा से वही एग्जांपल जो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ अपने हर एक सेशन में, कि 60 मार्क्स लाता है कोई एक बच्चा अपने एग्ज़ाम में, यदि उसे 90 तक पहुँचाना है, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी है कि वो 90 तक जा सकता है, तो एग्ज़ाम टाइम पर कुछ समय के लिए उसकी यदि हेल्प कर दी जाए, उसके पीयर्स द्वारा, उसके फ्रेंड द्वारा, उसके एल्डर द्वारा, किसी के भी द्वारा, उसके टीचर द्वारा, तो वो 90 तक ला सकता है। तो इस तरह की 90 तक लाने का जो एक क्षेत्र है, 60 से 90 तक पहुँचने का, उसे ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। जो उसे हेल्प दे रहा है उसे MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। ठीक है, यदि सहयोग की बात करें, जो सहयोग दिया जा रहा है, उसे जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, तो उससे फ्रेंड्स हम कहेंगे, उस हेल्प को क्या कहेंगे? उस हेल्प को कहेंगे यानी कि पाड़ या ढांचा, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसके फोल्डिंग। हिंदी में भी इसके फोल्डिंग लिखा आ जाता है। ठीक है, तो पाड़ या ढांचा या फिर इसके फोल्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यदि हम बात करें, यानी कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग जो है पियाजे के, किस अवधि में आएगा? तो फ्रेंड्स, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेजेस। पहले की यदि हम बात करें तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, जिसे प्री सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यदि हम 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहें तो उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। और 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेजेस की बात हुई है। इन्हीं स्टेजेस में किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। किस स्टेज में कौन सी विशेषता होती हैं वो सब डिस्क्राइब की हैं। यदि अभी तक आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव जो रीजनिंग है, ठीक है, वो आती है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ये आती है। यानी कि बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में भी तर्क कर पाते हैं, उनका जो रीजनिंग है वो लॉजिकल होता है। ठीक है, यानी कि वो बहुत अपने कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा बना सकते हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी थॉट के प्रति। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 5th का। नेक्स्ट 6th, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? ऐसा कौन मानते हैं, कौन से एक साइकोलॉजिस्ट हैं निम्नलिखित में से जो ये मानते हैं कि किसी बच्चे के चिंतन, थिंकिंग के लिए उसकी सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है? तो फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर एल्बर्ट बंडूरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि लव वाइगोत्स्की की जब भी हम बात करें तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें ये कहते हैं कि किसी बच्चे के चिंतन, किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उसकी सामाजिक प्रक्रिया, सोशल इंटरेक्शन एंड उसका कल्चरल एटमॉस्फेयर। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 7 पे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? कोई एक टीचर है
जो 6 to 8 टीचिंग करता है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है, तो उसे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक टीचर का दायित्व तो ये कतई नहीं बनता कि बच्चों को डिस्करेज करे, उसका हमेशा कार्य ये रहेगा कि इनकरेज करे, इसलिए ऑप्शन ए हट जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऐसी समस्याएं बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, यानी कि वो तर्क आधारित हों, लॉजिक कर पाएँ, क्योंकि प्याजे के अनुसार इस उम्र के बच्चों में एक लॉजिक तर्क करने की शक्ति विकसित हो गई होती है। तो ऐसी समस्या प्रस्तुत करे टीचर, क्योंकि वो अपने तर्क के आधार पर उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट रहता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है या होती है? यहाँ पे लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर की जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, बुद्धि से संबंधित मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें ये बात करते हैं कि किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो मल्टीपल आयाम होते हैं, उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने कई तरह की बुद्धि की बात की है। ठीक, तो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में, बुद्धि से जो संबंधित हैं। तो जो तार्किक गणित हैं, यानी कि गणित, लॉजिक और गणित से संबंधित कौन सी बुद्धि रहेगी? ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ। ध्वनि ताल की यदि हम बात करें तो लिंग्विस्टिक रहेगी, वर्बल लिंग्विस्टिक। दृश्य स्थानिक से संबंधित यदि हम बात करें तो स्पेशल रहेगी। ठीक है, मूर्तिकार आदि हो गए। संगीत में तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस रहेगी। तो ऑप्शन 4 बचता है, यानी कि सेंसिटिविटी टू एंड कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। जब बच्चों में तर्क करने की क्षमता होगी और वो डिफरेंट पैटर्न को संवेदनशील तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इस तरह की जो बुद्धि रहेगी वो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले बच्चे रहेंगे, यानी कि जिनका तर्क अच्छा रहेगा, जो तर्क कर पाएँ, लॉजिकली सीखें। ठीक है, इसके साथ साथ कैलकुलेशन में अच्छे हों, या उनका जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जब बच्चा ऐसी चीज़ें सीखता है, ऐसे गुण उसमें विकसित होने लगते हैं, यानी कि उसकी हैबिट, उसकी स्किल, उसकी वैल्यूज़, उसके मोटिव्स, ठीक है, वो विकसित होने लगें। आदत, कौशल, मूल्य और अभिप्रेरणा उसमें विकसित होने लगें। ठीक है, तो ये चीज़ें कब विकसित होंगी? जब बच्चा सोसाइटी, समाज में प्रवेश करेगा, वो समाज में चीज़ों को सीखने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसमें सामाजिक गुण विकसित होने लगे। इनको हम सामाजिक गुण कहते हैं ना। तो जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वो कौन सा एक प्रोसेस है, कौन सी एक प्रक्रिया है जब बच्चों में ये गुण पनपने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं? तो फ्रेंड्स, अनडाउटेडली बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए, क्योंकि समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के जब भी हम बात करते हैं तो वो समाज में व्याप्त नहीं, जो समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, हैबिट्स हैं, कौशल हैं, अभिप्रेरणा हैं। बच्चा समाज में जाके ही तो सारी चीज़ें सीखेगा, सामाजिक प्राणी बनेगा, क्योंकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सब नहीं रहेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहेगा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण। फ्रेंड्स, ये एक डिबेट चली आ रही है, ये एक बहुत ही विवादित कॉन्सेप्ट है कि मानव विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? उसकी हेरिडिटी, यानी कि उसका वंशानुक्रम, उसका वातावरण, या फिर नंबर 2 उसका एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग तवज्जो देते हैं, कुल मिला के कोई
हेरिडिटी को कहता है, कोई एनवायरनमेंट को कहता है। जो कंक्लूजन निकल कर आता है, कंक्लूजन ये कहता है कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी भी बच्चे, किसी भी मानव के विकास पर दोनों का जो है बराबर रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम किसी को अलग नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। यदि बच्चों में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है तो उसका एक कारण सिर्फ वंशानुक्रम है, उसकी आनुवंशिकता है, या फिर परिवेशीय प्रभाव, या फिर उसका जो प्रवेश, उसका जो प्रभाव वातावरण है वो है, या फिर मानव विकास को न तो आनुवंशिकता प्रभावित करती है और न ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मानव विकास को कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करती, करती तो हैं दोनों। अब यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को दोनों प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि एन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव कक्षा की सीधी सीधी यहाँ पर विशेषता पूछी गई है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, मे भी हो सकता है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय रूप से कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है भाई? जो बच्चा इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव ही नहीं रहेगा, तो वो नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और उसे दोहराने के लिए कह दिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये प्रगतिशील शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं। आज हम जो बात करते हैं वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें बच्चा जो रहेगा एक्टिव इंगेज रहे, बच्चा खुद सीखे, मीनिंग मेकिंग लर्नर बने, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी का ज्ञान का अनुसरण करें, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो प्रगतिशील कक्षा की यदि हम बात करें तो उसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। खुद बच्चा एक्सप्लोर करेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, ज्ञान का सृजन करेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी होती है। टीचर को सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन के रहना चाहिए। ठीक, तो 11 का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं 12। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव जो एवोल्यूशन है, बच्चे का आकलन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसमें क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, न तो संकलनात्मक न संरचनात्मक। तो यहाँ पर 4th बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे का यदि हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल करनी चाहिए, यानी कि बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट की यदि हम बात करें, समेटिव असेसमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें यूजिंग वाइडली वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, अलग अलग तरह की हमें वैरायटी, जो दोनों कई रणनीतियों का प्रयोग करते हुए बच्चे के संकल्पना के साथ साथ उसके संरचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 12 का 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 13। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? फ्रेंड्स, किसी वर्ग विशेष के बच्चों को बार बार यह बता दिया गया है, यानी कि उनके अंदर इस तरह की सोच विकसित कर दी गई है कि उसके, यानी कि इस वर्ग विशेष के जो बच्चे हैं, इस वर्ग विशेष के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इस सामाजिक वर्ग विशेष के जो व्यक्ति हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में बहुत ही निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो उनका शैक्षिक स्तर है वो निम्न है, वो अच्छी तरह नहीं कर पाते, मतलब वो शैक्षिक स्तर पर अच्छे नहीं हैं, सिंपली ये कहा गया है। तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए, इस तरह के प्रभाव को कम करने के लिए, इस तरह की जो सोच बच्चों में पनपी हुई है उसको कम करने के लिए एक टीचर क्या पहल कर सकता है? ठीक है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर दे, बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकता टीचर। यदि कोई एक प्रॉब्लम है, समस्या है, किसी चीज़ का निदान करना है टीचर को, तो उसमें टीचर को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को एक्टिव करने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कर दे, अलग अलग वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक कॉम्पिटिशन आयोजित करें, या फिर विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए कि आप पढ़ाई तो छोड़ो,
अलग चीज़ करो, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विशेषतः उस वर्ग विशेष के ऐसे रोल मॉडल चुनने चाहिए जो अपने क्षेत्र में, जो शैक्षिक क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, उनके मॉडल प्रस्तुत करें, या डिफरेंट वर्ग के लोगों के मॉडल प्रस्तुत करें बच्चों के सामने, जिससे बच्चों में इस तरह की रूढ़िवादिता खत्म हो सके। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इस तरह के पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले फ्रेंड्स, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आगामी जो सीटेट परीक्षा है, आगामी जो सीटेट एग्ज़ाम है जो 31 जनवरी 2021 को होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, उसमें आप अच्छी तरह से कर पाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो बार बार पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए हम इस सीरीज़ को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 2019 का जो दिसंबर का पेपर है, दिसंबर का, उसका फर्स्ट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे आप जाकर देखें। 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया है, बहुत सिंपल वे में, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर कर दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन को। उसे देखने के बाद उससे संबंधित कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर 2 है, जो कि 6 to 8 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास 6 to 8 होता है। यहाँ पे पेपर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी 2019 दिसंबर 2019 का है, जो पेपर 2 है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन से भी आपकी बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, लैंग्वेज अलग हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहेगा, यानी कि 14वां क्वेश्चन। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड, एक जो इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा है, कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, या फिर आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर बच्चों को अपाहिज बच्चा या फिर मंदबुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ एक टीचर प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान दे, बाकी कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक क्लासरूम में जब भी हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अलग अलग क्षेत्र विशेषता आने वाले जो बच्चे हैं वो रहते हैं। सिर्फ हम प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर ध्यान दें तो ऐसा कैसा चलेगा? या फिर हम वर्गीकृत करें उनके कुछ विशेषताओं के आधार पर, तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो रहेगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की योग्यता है, अपनी अलग अलग क्षमता है, इस हिसाब से बच्चों का लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग करनी चाहिए एक टीचर को। ठीक है, तो क्लियर, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ हम चलते हैं 15। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेशन लंबा नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसका जो शाम को आ जाएगा, ठीक है, इवनिंग में आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कोई एक स्टूडेंट है, वो इस तरह के लक्षण प्रस्तुत कर रहा है अपनी क्लास में। ठीक है, पढ़ने के प्रति चिंता, उसे पढ़ने के प्रति चिंता हो रही है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, जो उसकी शब्दावली है उसमें पूर्व वोकैबुलरी स्किल है उसकी, या फिर पहले पढ़े हुए पाठों को याद करने में और समझने में उसे कठिनाई महसूस हो रही है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं, इस तरह की जो विशेषताएं हैं, ये किससे संबंधित हैं? निम्नलिखित में से एक स्वैलिन विद्यार्थी है, यानी कि एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, या फिर अ क्रिएटिव स्टूडेंट, या फिर अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति वाला बच्चा है, अधिगम आसक्त बच्चा है, या फिर सृजनात्मक बच्चा है, या फिर एक स्वैलिन बच्चा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी किसी बच्चे में इस तरह की विशेषताएं प्रदर्शित हों, क्योंकि पढ़ने के प्रति चिंता, अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, उसकी शब्दावली से संबंधित पुअर स्किल, या फिर
समझने में और याद करने में कठिनाई। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित रहेंगी। बच्चे में अलग अलग तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम असमताएं पाई जाती हैं। तो ये जो रहेंगे, बच्चा स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम असमता से ग्रसित है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई चीज़ नहीं है। यदि हम बात करें एन ऑटिस्टिक, ये अलग अलग तरह के बच्चे के डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्रिएटिव बच्चा इस तरह से किसी भी चीज़ में कठिनाई महसूस नहीं करेगा, ठीक है। तो मानसिक क्षति की यदि हम बात करें तो वो अलग एक पहलू हो जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स 2019 दिसंबर का पेपर सेकंड हमने डिस्कस किया। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अब हम 16 टू 13 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।